शिल्प और डिजाइन की मूल बातों में आपका स्वागत है। ये है सीजन 2 का 8वां एपिसोड और ये पेशकश है omymy.com की। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक यात्रा के बारे में नहीं है, ये खोज के बारे में है, कला के बारे में है और नजरिया बदलने के बारे में है। बिल्कुल। कभी कभी लगता है ना कि हमने दुनिया देख ली है और तभी कोई छोटा सा अनुभव आकर सब कुछ बदल देता है। हाँ, तो कहानी है दो यात्रियों की, रेचल और मार्क। वो प्राग की गलियों से लेकर लंदन के बाजारों तक, मतलब यूरोप का कोना कोना छान चुके थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन वो गलत थे। उन्हें एक जैसी यात्राओं से थोड़ी बोरियत होने लगी थी। वो कुछ अलग, कुछ ज्यादा गहरा अनुभव करना चाहते थे। और इसी खोज में उन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक यानी भारत आने का फैसला किया। उनकी यात्रा योजना में जयपुर के महल थे, उदयपुर की झीलें, जैसलमेर का किला, मतलब सब कुछ था। लेकिन उस योजना में एक बहुत छोटी सी लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो लाइन? बस इतना लिखा था, सांगानेर में पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग पर एक सुबह की कार्यशाला। और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही एक लाइन उनकी पूरी यात्रा की सबसे यादगार चीज बन जाएगी। तो वो सांगानेर में एक बाहर से देखने में बहुत ही साधारण सी दिखने वाली कार्यशाला में पहुंचे। हाँ, लेकिन अंदर का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। वहीं उनकी मुलाकात हुई प्रकाश जी से, एक ऐसे कारीगर जो दशकों से इस कला को जी रहे थे और उनके हाथ इंडिगो और मैडर लाल के रंगों से रंगे हुए थे। बिल्कुल। और प्रकाश जी ने उनका स्वागत मीठी चाय से किया और एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप अपने देश की दुकानों में ब्लॉक प्रिंटिंग देख चुके हैं, है ना? अच्छा, अब आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। वाह, मतलब यहीं से असली सफर शुरू हुआ। हाँ, एक ग्राहक की तरह नहीं, एक शिष्य की तरह। तो प्रकाश जी ने उन्हें सबसे पहले क्या दिखाया? सबसे पहले उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक्स दिखाए, सैकड़ों ब्लॉक्स। और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ औजार नहीं है। तो फिर क्या है? ये इतिहास हैं, गणित हैं और कला का संगम है। पारंपरिक ब्लॉक्स सागौन की लकड़ी से बनते हैं जो 50 साल से भी ज्यादा चल सकते हैं। 50 साल? जी, कुछ ब्लॉक्स तो पीढ़ियों से परिवारों में इस्तेमाल हो रहे थे। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि एक ब्लॉक को तराशने में कितना कौशल लगता होगा। बहुत ज्यादा। एक साधारण सा पैस्ले मोटिव बनाने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं। और अगर कोई बहुत जटिल मोर का डिजाइन हो तो 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। और कारीगर को सब कुछ उल्टा सोचना पड़ता है ना? बिल्कुल, क्योंकि छपाई के बाद ही तो डिजाइन सीधा दिखेगा। हर एक कट, हर एक लकीर बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, हाथ से बने कोई भी 2 ब्लॉक एक जैसे नहीं होते। सही कहा। उन्होंने कहा था, यही चीज ब्लॉक प्रिंटिंग को खास बनाती है। इसकी परफेक्शन में मानवीय इम्परफेक्शन शामिल है। क्या बात है, मतलब हर ब्लॉक में उस कारीगर की अपनी एक छाप होती है। हाँ, तो ये तो भी ब्लॉक की बात। लेकिन ये कला आई कहाँ से? मतलब इसका इतिहास क्या है? ये सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों नहीं, हजारों साल। इसके सबूत सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। क्या मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले? जी। और समय के साथ राजस्थान इस कला का केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ कुशल कारीगर थे, प्राकृतिक रंग थे और व्यापार के रास्ते भी थे। एक समय था औद्योगिक क्रांति के दौरान जब ऐसा लगा था कि ये कला शायद खत्म हो जाएगी। हाँ, मशीनों से बने सस्ते प्रिंटेड कपड़ों ने बाजार पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ परिवारों ने, जैसे प्रकाश जी के परिवार ने, इस ज्ञान को जिंदा रखा। और आज देखिए, पेरिस के बड़े फैशन हाउस से लेकर टोक्यो के डिजाइनर तक सांगानेर के प्रिंट्स की मांग है। बिल्कुल, ये एक तरह से कला की वापसी है। तो हमने ब्लॉक और उसके इतिहास को समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसे प्रकाश जी विज्ञान का हिस्सा कहते थे, यानी रंग। और ये पूरी बातचीत आपके लिए omymy.com द्वारा लाई गई है। आप पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ने के लिए उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हाँ, तो रंगों का विज्ञान, ये वाकई आकर्षक है। प्रकाश जी ने उन्हें प्राकृतिक और सिंथेटिक रंगों के बीच का फर्क समझाया। प्राकृतिक रंग मतलब जो नील से, हल्दी से या अनार के छिलके जैसी चीजों से बनते हैं। प्रकाश जी कहते थे कि ये रंग जिंदा होते हैं। जिंदा? हाँ, अप्रत्याशित होते हैं। उनके पिता कहते थे, प्राकृतिक रंगों के पास वैसे ही जाना चाहिए जैसे खूबसूरत महिला के पास जाते हैं, सम्मान, धैर्य और इस समझ के साथ कि आप परिणाम को कभी भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। बिल्कुल। और छपाई के लिए रंग को एक गाढ़ा पेस्ट बनाना पड़ता है
जिसके लिए गोंद और दूसरी चीजों का इस्तेमाल होता है। और उस पेस्ट की मोटाई बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना? हाँ, ज्यादा गाढ़ा हुआ तो डिजाइन भारी छपेगा और ज्यादा पतला हुआ तो फैल जाएगा। और ये संतुलन सिर्फ अनुभव से आता है, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। मतलब हर कदम पर एक मानवीय स्पर्श है। बिल्कुल। और फिर आती है प्रिंटिंग टेबल। वो भी कोई साधारण मेज नहीं है। अच्छा। वो सागौन की लकड़ी से बनी होती है और उस पर कपड़े की कई परतें होती हैं ताकि ब्लॉक को सही दबाव मिल सके। सतह बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। एक छोटी सी सिलवट भी पूरी छपाई को खराब कर सकती है। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां रेचल को खुद प्रिंटिंग करने का मौका मिला। हाँ, उन्हें लगा था कि ये तो बच्चों के खेल जैसा होगा, जैसे आलू से ठप्पा लगाते हैं। पर वो बहुत गलत थी, क्योंकि असल छपाई से पहले प्रकाश जी ने चौक और मापने वाले टेप से पूरे कपड़े पर निशान लगाए। निशान किस लिए? एक तरह का नक्शा बनाने के लिए। बॉर्डर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, एक ब्लॉक दूसरे से कैसे जुड़ेगा, ये सब शुद्ध गणित था। प्रकाश जी ने इसे सुंदरता का गणित कहा था। सही। कोई भी ब्लॉक पर टप्पा तो लगा सकता है, लेकिन पैटर्न को बिना किसी जोड़ के दिखाना ही असली कौशल है। तो जब रेचल ने पहली बार कोशिश की तो नतीजा कैसा था? भयानक। आधा पैटर्न छपा ही नहीं, और जो छपा वो भी टेढ़ा था। उन्हें तब एहसास हुआ कि एक जैसा दबाव बनाए रखना कितना मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उनके काम में सुधार आया। और कोनों को छापने की चुनौती को भी समझा होगा उन्होंने। हाँ, वो तो सबसे मुश्किल होता है। और यहीं पर प्रकाश जी ने गहरी बात कही। क्या? मशीन प्रिंटिंग परफेक्ट लेकिन बेजान होती है। ब्लॉक प्रिंटिंग इम्परफेक्ट लेकिन जिंदा होती है। जिंदा होती है। ये छोटी छोटी मानवीय गलतियां ही हर टुकड़े को अनोखा बनाती हैं। बिल्कुल। तो उस एक दिन के बाद रेचल और मार्क के लिए सब कुछ बदल गया। हाँ, उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्हें समझ आया कि जब आप किसी दुकान में ब्लॉक प्रिंटेड कपड़ा खरीदते हैं तो आप सिर्फ अंतिम उत्पाद देखते हैं। आप उस कारीगर को नहीं देखते जिसने हफ्तों लगाकर वो ब्लॉक तराशा। न उस रंग बनाने वाले को देखते हैं और न ही उस प्रिंटर को जो घंटों तक एक ही गति और दबाव बनाए रखता है। उन्हें उस कपड़े की असली कीमत का एहसास हुआ। और वो कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, वो हजारों वर्षों के ज्ञान, घंटों के श्रम और एक कलात्मक दृष्टि की कीमत थी। स्टॉकहोम वापस आकर रेचल ने अपने उस कीमती स्कार्फ को नई नजरों से देखा। अब उसे उसमें भी छोटी छोटी खामियां दिखाई दे रही थीं जो हाथ के काम का सबूत थीं। और अब वो खामियां उसे खूबसूरत लग रही थी। हाँ, और उनका बनाया हुआ वो अधूरा टेबल रना अब उनके घर की सबसे कीमती चीज है। क्योंकि वो सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत से, रंगे हुए हाथों से, पूरी तरह से अर्जित की गई समझ है। क्या बात है। प्रकाश जी सही थे। रेचल और मार्क अब कपड़ों को पहले की तरह नहीं देखते। वो अब सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, वो उसके पीछे की कहानी, मेहनत और कला को देखते हैं। और यही इस शिल्प को सीखने का असली तोहफा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी शिल्प को सही मायने में समझने के लिए उसे केवल दूर से देखना या खरीदना काफी नहीं है। आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप भी ऐसी और कहानियों, ब्लॉग्स, टूल्स और लाइव वर्कशॉप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारी WhatsApp कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जुड़ सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है जुड़े रहने का। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप आगे किन विषयों के बारे में सुनना चाहेंगे। हम ऐसे ही और कंटेंट के साथ वापस आएंगे, इसलिए हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। और जाते जाते आपके लिए एक विचार। जरूर। अगली बार जब आप कोई हस्त निर्मित वस्तु देखें तो बस उसकी सुंदरता पर ना रुकें, खुद से पूछें, इसके पीछे छिपा हुआ गणित क्या है? इसे बनाने वाले हाथों को इसे सिद्ध करने में कितने साल लगे? और इस वस्तु में कौन सी कहानी है जो सिर्फ दाम के टैग से कहीं ज्यादा गहरी है?